हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारे इस क्लेडन के वीडियो सोल्यूशन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 22 का सीरीज का तीसरा लेक्चर है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या पहले से कोई जो है स्टूडेंट ऐसा है जिसने पीछे की वीडियोस को स्किप कर दिया है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस वीडियो को तो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो मिले तो आप इसके पहले की 2 वीडियोस को भी सीक्वेंशियल देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज में चल रही है। आपको सिंसियरली इसको फॉलो करना है। ठीक, चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है वो अपने क्लेडन के वीडियो सोल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 जो हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हुआ था, उसमें हमने जो है वो कवर कर लिया था। आई थिंक पेज 555 तक कवर कर लिया था। बिल्कुल, आज हमें जो है वो स्टार्ट करना था 555 से स्टार्ट करना था, इसी पेज से स्टार्ट करना है हमें। बिल्कुल, तो आज जो बात होगी बेसिकली वो बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स की, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर, और वो किस तरीके से रेट को इन्फ्लुएंस करता है। पहले तो हम बात करेंगे बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल का दिखाया गया है। फिर जो है उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर एमीन ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वो दिखाया गया है। फिर एल्काइल बेंजीन्स का दिखाया गया है। सीक्वेंशियल है, तो पहले क्या करते हैं हम जो है आपको दिखा देते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या क्या समझाया गया है और क्या क्या इसमें है। देखिए, यहां से स्टार्ट किया गया है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनॉल्स। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनॉल्स। देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फिनॉल्स रिएक्ट रैपिडली विद ब्रोमीन। देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। फिनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद ब्रोमीन। ठीक, एक कमाल की बात यह है कि फिनॉल और बेंजीन दोनों में जो रिएक्शन का क्राइटेरिया है वो हम अभी पिछली क्लास तक आपको बोल रहे थे कि बेंजीन में कम रिएक्टिविटी होती है लेकिन फिनॉल में बढ़ गई। तो उसी चीजों को थोड़ा सा एलाबोरेट कर करके मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सीक्वेंशियल समझाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा क्लेडन के इन चैप्टर्स को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से फिनॉल का ब्रोमिनेशन हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो टेक अ लुक। ये अब ध्यान से देखिए, तो फिनॉल पे ब्रोमीन इथेनॉल अप्लाई किया गया है वाटर के साथ। ठीक, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूं उसको। ब्रोमीन इथेनॉल वाटर। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो फिनॉल की पोजीशन है उसकी जो पोजीशन इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो रही है वो एक तो ये वाली पोजीशन रिच हो रही है, एक ये वाली पोजीशन रिच हो रही है और एक ये वाली पोजीशन रिच हो रही है। तीनों की तीनों पोजीशंस पर ब्रोमीन लग गया करके। देखिए, 2 पर H+ को हटा के ब्रोमीन आ गया है, 4 पे H+ को हटा के ब्रोमीन आ गया है, 6 पे H+ को हटा के ब्रोमीन आ गया है, और वो दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ उसको इंडिकेट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फिनॉल ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है OH के प्लस R इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो इसी चीज को थोड़ा समझाया गया है यहाँ पर। आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो लिखा हुआ है। छोटी सी बात यहाँ लिखी हुई, नो लुईस एसिड इज नीडेड। देखिए, नो लुईस एसिड इज नीडेड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ब्रोमीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रोमीन को FeBr3 की जरूरत पड़ रही है ब्रोमीन प्लस जनरेट करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन प्लस जो है वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ब्रोमीन प्लस एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, वो फैसिलिटेट कर रहा है उस सबस्ट्रेट को अपने साथ रिएक्ट करने के लिए जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जैसे कि बेंजीन के बारे में बात किया था। लेकिन यहाँ फिनॉल में आपको किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ रही है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन इटसेल्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जा रहा है क्योंकि फिनॉल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो जो दूसरा क्राइटेरिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना, वो यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक, पहले हम थोड़ा सा जो है चैप्टर्स के जो ये पेजेस हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं।
अब आते हैं थोड़ा सा हम आते हैं, इसमें यही समझाया गया है, थोड़ा सा जो कुछ भी लिखा है इसमें वही सब लिखा है। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वही मतलब निकल के आएगा, तो इसलिए इसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझाया गया भाई, जो मैकेनिज्म जिसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म दिखाई गई है तो बहुत क्लियर है बेटा, बहुत सीधी सी बात है कि OH के साथ ब्रोमीन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, देखिए OH का लोन पेयर, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा मेरे पास ये बात आई थी कि जूम होना चाहिए, तो जूम रहेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, मैं पहले सिलेक्शन को फोकस कर रहा हूँ। देखिए ब्रोमीन किस तरीके से लग रहा है, देखिए यहाँ पे इसके पैरा पे, आप ध्यान से देखिए, ये है इसका लोन पे रेजोनेंस में आ रहा है, ब्रोमीन ऐड हो जा रहा है, फिर H+ निकल जा रहा है और हमारा HBr निकल करके ये पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जा रहा है। इसी तरीके से फिर पैरा पे लग गया, फिर आर्थो पे लग रहा है। उसी तरीके से देखिए OH लोन पे रेजोनेंस में आ रहा है, ठीक, फिर Br जुड़ जा रहा है, फिर उसके बाद H+ निकल जा रहा है और फिर Br जुड़ जा रहा है। फिर इस तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं और आपका देखिए फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा है, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बिल्कुल एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, फिनॉल के लिए जो यहाँ पर इस पूरी पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले पैरा पे अटैक हो रहा है, फिर आर्थो पे अटैक हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी तरीके का इफेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है जो +R रेजोनेंस के थ्रू जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आर्थो और कंपैरिजन किया जाए पैरा, तो उसमें पैरा पर भी हो सकता है और आर्थो पर भी हो सकता है। अब कब आर्थो पे होगा और कब पैरा पे होगा, इसको बहुत अच्छा इसमें इलस्ट्रेट नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कब आर्थो पर जाएगा और कब पैरा पे जाएगा, या कौन सा सीक्वेंशियल मेजर होगा। लेकिन यहाँ मैकेनिज्म दिखाई हुई और बहुत क्लियर है, आप देख रहे हैं पैरा पे जुड़ रहा है, उसके बाद फिर आर्थो पे, और दोनों आर्थो पोजिशंस पे आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपको बन जा रहा है। अब इसकी बात जो है, मतलब बेंजीन से अगर कंपेयर करें बेटा हम, तो बेंजीन से कंपैरिजन में इसका रेट ज्यादा है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी इस लाइनों का कोई बहुत स्पेशल कोई मतलब नहीं है, अगर कोई स्पेशल मतलब होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक, आपको मैंने जूम इन करके दिखा दिया पूरा। अब आते हैं, वही बिल्कुल सेम चीज दिखाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो वही सेम बातें हैं। अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पे आ रही है, फिर पैरा पे आ रही है, फिर आर्थो पे आ रही है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डीलोकलाइज कहाँ पर हो रही है, तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाकर दिखाया हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखें ध्यान से तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है यहाँ पे। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है कहाँ पर चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। तो जहाँ पर चार्ज ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा पढ़ें, इसकी थ्योरी को पढ़ें, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू ये दिखाया गया है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से बढ़ रही है ना, उसकी शील्डिंग वैल्यू बढ़ रही है। और शील्डिंग वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रोफाइल की जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि वहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ग्रुप की वजह से। तो उसको कहते हैं ना कि होमो हैज अ लार्ज कोफिशिएंट। होमो हैज अ लार्ज कोफिशिएंट का मतलब है कि उसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका जो कोफिशिएंट वैल्यू है, जो इंटरेक्शन वैल्यू है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन वैल्यू है, वो बढ़ रही है। थोड़ा सा इस बात को मैं आपको एक्सपेरिमेंटली इवेलुएट करूंगा अभी अपने थ्रू, पहले मैं इस चैप्टर पर फोकस करूंगा। चलिए जूम आउट कर देता हूं मैं इसको, और बाकी इसमें कुछ ऐसे लिखी नहीं है बात जो मैं आपको समझाऊं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो ये इसका ना बना करके दिखाया हुआ है कि कहाँ पर किस तरीके से ऑर्बिटल्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये तो वैसा बेंजाइल लाइन का दिखाया हुआ है, बट यहाँ बात फिनॉल की चल रही है। लेकिन वही बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कैसे जा रही है वो दिखा रहा है इसमें, इसका कोई बहुत स्पेशल मतलब नहीं है। ठीक, NMR लाइन क्या है, ये हमारा पेज कौन सा आ गया भैया, पेज आ गया हमारा पेज नंबर 557। इसके पहले वाला 556 था, 557 हमारा पेज आ गया। NMR कैन गिव कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। वही बात मैंने आपको बोली बेटा, प्रोटॉन NMR ये कंफर्म कर रहा है कि फिनॉल के किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो जैसे आपसे कभी कोई पूछे कि ये किस तरह से पता चलता है कि आर्थो प्रोडक्ट मेजर बन रहा है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, और क्या किसमें किस सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे, तो इसको हम प्रोटॉन NMR या कार्बन 13 NMR के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए
अब आप इसके आगे आएंगे, यहां पर एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसको मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां पे है क्या, अब अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ब्रोमीन को 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। 1 इंटू ब्रोमीन का मतलब कि ब्रोमीन 1 इक्विवेलेंट है, और कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड इस्तेमाल किया गया है सॉल्वेंट की तरह, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर इस्तेमाल किया गया है। तो देख रहे हैं आपकी फिनॉल बन रहा है 4-ब्रोमोफिनॉल। अब आप कहोगे सर इसमें पैरा क्यों मेजर बना, आर्थो क्यों नहीं मेजर बना? बेटा ये मैं आपको अभी अभी समझाऊंगा, चिंता मत करिए। आर्थो, पैरा, आर्थो, मेटा, कब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, किस सब्स्टिट्यूएंट का कितना इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से उसको निकाला जाता है, क्या तरीका होता है, उसका क्या एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन होता है, क्या थ्योरेटिकल इवैल्यूएशन होता है, सब का सब मैं आपको बहुत बढ़िया समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और आपको क्लेडन में जगह जगह पर ये लाइनें मिलेंगी। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी OH टाइप का ग्रुप है और अगर वो बेंजीनाइड एरोमेटिक रिंग के साथ प्रेजेंट है, तो वहां पर अगर आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया है, तो OH का जो इफेक्ट होता है वो लिखा हुआ है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग होता है। एक्टिवेटिंग क्यों होता है भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्थो और पैरा पर ये प्रोडक्ट को बना रहा है मेजर। अब इसमें एक चीज में लिखा हुआ है, यू विल गेट द राइट प्रोडक्ट इफ यू स्टार्ट योर एरोज एट अ लोन प्रेस। सब लिखा हुआ है, इस लाइन में कोई मतलब नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि पैरा प्रोडक्ट और आर्थो प्रोडक्ट में कौन मेजर होगा। यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मेजर हो रहा है, उसका क्या तरीका होता है वो यहाँ पर नहीं समझाया है, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपको मिली कि अगर आपको कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कराना है या कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन कराना है तो आप इक्विवेलेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, और आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके, कम करके आप सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे पॉलीब्रोमिनेशन ना हो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल ना बने, तो आप यहाँ पर ये स्कीम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, और टेम्परेचर को आप कम रख सकते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। ये सबको आता भी है, तो इसलिए इसमें बहुत समय नहीं खराब करूंगा, मैं फोकस करूंगा काम की चीजों पे, और चैप्टर को उठाऊंगा ताकि आपको कुछ छूटे भी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बाकी इनॉल, ईथर, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ये CL3 को भी मैं थोड़ा समझाऊंगा, लाइनों का कुछ मतलब है यहाँ पे, लेकिन मैं भी आपको समझाऊंगा तब आपको उस फॉर्म में और बढ़िया क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ पे मल्टीपल क्लोरिनेशन है, इसको आने से पहले मैं आपको यहाँ तक की बात क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा कौन सा पार्ट कवर हो गया भैया? ये हमारा कवर हो गया पेज नंबर 557 पे आ गए थे हम। और ये जो कुछ बता रहा है, इसके बताने से पहले, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ तक का बात पहले आपको अपने लैंग्वेज में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इस पूरी बात को और क्लियर वे में समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। देखिए बात ये हो रही थी कि आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस किया ऑन एरोमेटिक रिंग, और साथ साथ आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप हेटेरोएटम के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। तो किस तरीके से इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा, और रेट ज्यादा हो जाने की वजह से किस तरह से रिएक्शन में आपको सेलेक्टिविटी चूज करवानी पड़ेगी, ये सब चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए एक बार इसको पहले मैं जो है ओपन हो जाने देता हूँ, ताकि जो है मैं क्लियरली आपको बता सकूं। अभी तक मैंने जो फोकस करवाया है इस चैप्टर के हिसाब से फोकस करवाया है, अब मैं आपको इस चैप्टर के हिसाब से ऊपर ले जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं है और इसमें कंटेंट आना चाहिए, तभी आप सवालों को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे हिसाब से अभी बहुत बेसिक है, बेसिक लेवल का ही है, अभी इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना जरूरी है, सीक्वेंशियल में लाना जरूरी है, इसको एडवांस में लाना जरूरी है। देखिए क्या करना है आपको,
सबसे पहले सीक्वेंस समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको एक बार बंद कर दूं। बिल्कुल, देखिए तो सबसे पहले क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ईएन एटम, ओके, ईडीजी टाइप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप विद माइनस चार्ज, देन electron donating heteroatom with lone pair, then अब ये दोनों किस तरीके से होंगे भाई, ये दोनों होंगे आपके हेटेरोसाइक्लिक रिंग की तरह, एज अ हेटेरोसाइक्लिक, ये भी क्या होगा भाई आपका, एज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इसके बाद बात करते हैं इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो ईडीजी टाइप -R ग्रुप्स विद माइनस चार्ज, मतलब ईडीजी टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप -R ग्रुप्स विद नेगेटिव चार्ज। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैं इनको बता क्या रहा हूँ, पहले मुझे लिख लेने दीजिए। उसके बाद ईडीजी टाइप ग्रुप्स विद प्लस R ग्रुप्स होंगे, -R विद प्लस R ग्रुप्स विद लोन पेयर। अब यहां पे क्या होगा, यहां जो मैं लिख रहा हूं ये है ऑन बेंजीनॉइड रिंग, ये कहा भैया ऑन बेंजीनॉइड रिंग, और ये भी कहा भैया ऑन बेंजीनॉइड रिंग, ऑन बेंजीनॉइड रिंग। देखिए कितना बेसिक है, क्लेडन का ये पार्ट तो है, लेकिन ये पार्ट में, इस चैप्टर में जो चीजें लिखी हुई हैं अभी ना, वो बहुत अभी इनसफिशिएंट है, उनको बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप सवालों में उसको समझ पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आते हैं बेटा इसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस तरह के बेटा, +H और +I वाले, यानी कि +H का मतलब हाइपर कंजुगेशन, +I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी होगा बेंजीनॉइड रिंग, सेम होगा बेंजीनॉइड रिंग, बेंजीनॉइड रिंग। थोड़ा सा मैं आपको बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरे बोलने पर फोकस कीजिएगा, राइटिंग पे मेरे मत फोकस कीजिएगा, ठीक। इसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग में कौन सा होगा बेटा, -I, और -I में कौन कौन आ जाएंगे, Cl आ जाएगा, Br आ जाएगा, I आ जाएगा, Cl, Br, I और F। बेंजीनॉइड रिंग पर ये भी होगा, बेंजीनॉइड रिंग पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में हम बात करेंगे -I ग्रुप्स की। -I ग्रुप्स में Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, -I भी हो सकता है और आपका F भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स -R ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स -R ग्रुप्स, और ये भी किस पे होगा, बेंजीनॉइड रिंग पे ही होगा। -R ग्रुप्स का मतलब जो रेजोनेंस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, -M भी कह सकता हूं मैं, उसमें -H भी ले सकता हूं मैं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन एक इफेक्ट होता है। और सबसे आखिरी में, मैं इस एरो के बाद यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, सबसे आखिरी में होगा हेटेरोएटम विद और विदाउट पॉजिटिव चार्ज, विद और विदाउट पॉजिटिव चार्ज, और ये किसकी तरह होगा बेटा, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग की तरह, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग। आप नोट्स भी बना सकते हैं बेटा, ठीक है, नोट्स भी बना सकते हैं।
सुनिए बेटा, मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट पर, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, कब कम कर देता है, कब बढ़ा देता है। सुनिए बात को, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करेंगे जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, और लोन पेयर नहीं, मैंने माइनस चार्ज की बात करी, माइनस चार्ज दे रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हेटेरो एटम है विद लोन पेयर, अगर वो लोन पेयर की तरह है मान लीजिए, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह है प्लस आर ग्रुप है, माइनस चार्ज अगर है बेंजोनाइट, ये बेंजोनाइट एरोमेटिक रिंग की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट विद प्लस आर ग्रुप लोन पेयर के साथ होगा और बेंजोनाइट रिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से प्लस एच या प्लस आई वाला होगा, बेंजोनाइट एरोमेटिक रिंग पे होगा, उसका विड्रॉइंग होगा माइनस आई वाला, उसका विड्रॉइंग होगा माइनस आर वाला, उसके बाद हेटेरो एटम होगा विद या विदाउट पॉजिटिव चार्ज, और वो होगा हेटेरोसाइक्लिक रिंग की तरह। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक है, पहला दो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग, उसके बाद बेंजोनाइट एरोमेटिक रिंग, फिर बेंजोनाइट एरोमेटिक रिंग, फिर बेंजोनाइट एरोमेटिक रिंग, फिर बेंजोनाइट एरोमेटिक रिंग, फिर बेंजोनाइट एरोमेटिक रिंग, और उसके बाद फिर लास्ट में हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए, मुझे समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं करवाना है बर्बाद, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकूं। बेटा क्लेडन का कंटेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया वो आप लोगों को पहले से आता होगा, वो उतना सफिशिएंट नहीं है, तो उसको एक्सटेंड करना जरूरी है, उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें जब बतानी जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे मिलती जुलती चीज़ें भी बताऊँगा। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझाता हूँ, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया या जहाँ पर जो अभी आपको लिखा है। सबसे पहले मैं देता हूँ उसके बाद मैं लेता 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 हूँ एन माइनस कर देते हैं। उसके बाद मैं लेता हूँ उसके बाद मैं लेता हूँ उसके बाद मैं लेता हूँ उसके बाद मैं एक और ले रहा हूँ, सीक्वेंस तो यहाँ पर वैसा ही होगा लेकिन जगह भी देखनी होगी। उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वो मुझे एग्जाम्पल ही लेने हैं बेटा। उसके बाद मुझे लेना होगा उसके बाद मुझे लेना होगा इसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बदल देता हूँ, मुझे समझाना है आपको खाली बस। रेड से कर देता हूँ, नाइट्रोजन डाल दीजिए, एक और ले लीजिए, मिथाइल लगा दीजिए। अब थोड़ा सा मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये वाला पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है, ये वाला 11वां है, ये वाला, और ये वाला 12वां है। 12 सब्सट्रेट लिखे हैं, ध्यान से देखिए, बड़ा जबरदस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत अच्छे से कोरिलेट करने जा रहा हूँ। अभी तक आपने क्लेडन के चैप्टर में जो पढ़ा वो आपने इसके बारे में पढ़ा कि बेंजीन किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में। थोड़ा सा पहले आते हैं, मैंने बताया था आप नाइट्रोजन को लीजिए एज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग और नाइट्रोजन को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंसिडर कीजिए, और उसके लोन पेयर को इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके आप देख रहे हैं कि यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और नाइट्रोजन इटसेल्फ एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग की तरह प्रेजेंट है।
अगर मैं बात करूं तो इस पूरे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है बेंजीन और एरोमेटिक रिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम 1.2 है, 6/5 है, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 5 एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनको सुपर इलेक्ट्रॉनिकली रिच एरोमेटिक रिंग आप कह सकते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉनिकली रिच, बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब आप देखिए तो कंपेयर करूं मैं, तो मैंने उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है, उसके बाद बेंजीन की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेंजीन पे चाहे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए, कितना भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच लगा दीजिए, उसका आप अगर पायरोल और अगर फ्यूरान से कंपैरिजन करें तो उसका रेट कम ही आएगा, उसका रेट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा नहीं होगा पायरोल और फ्यूरान के कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हेटेरो एटम के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेशन से जनरेट हुई है, जो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो उसी रिंग का हिस्सा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आपने देखा था ना बेंजीन के लिए लिखा हुआ था कि बेंजीन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है, इसलिए उसमें आसानी से जो होता है आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। लेकिन देखिए अगर मैं इस पे फिनॉल का बिल्कुल O- लिया, देखिए O- लिया, O- क्या भैया, प्लस R इफेक्ट के थ्रू रेजोनेंस शो कर रहा है। अभी आपने देखा था फिनॉल के लिए मैं बता रहा था कि लोन पे रेजोनेंस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यानी फिनॉक्साइड मैंने लिया या NMe- लिया, OH का लोन पेयर लिया, NMe2 का लोन पेयर लिया, ये अपना प्लस R इफेक्ट दे रहे हैं। और किसका प्लस R इफेक्ट ज्यादा होगा भैया, सबसे ज्यादा होगा O- का, सबसे ज्यादा होगा N- का, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो अपना माइनस चार्ज ज्यादा आसानी से डोनेट कर सकता है, तो सबसे ज्यादा N- का होगा। इन चारों इनमें आपस में कंपेयर कर रहा हूं, अभी तो पूरा कंपेयर नहीं कर रहा हूं। सबसे ज्यादा N- का होगा, फिर O- का होगा, फिर यहाँ पर NMe2 का होगा, NMe2 बहुत इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, फिर OH का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले N- का होगा, फिर O- का, और फिर यहाँ पे NMe2 का, फिर OH का। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेट इंक्रीज होगा। फिर आता है Me क्या है भैया, Me है प्लस I इफेक्ट या प्लस H इफेक्ट। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू ये जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ाएंगे, तो ये भी इनका भी रेट ज्यादा होगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पर ही इंक्रीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं X की। X क्या भैया, X है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन X के पास लोन पेयर भी है भाई, तो लोन पेयर दे सकता है और -I से ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि -I लगाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम कर रहा है रिंग की, लेकिन प्लस R इफेक्ट के हिसाब से इसकी डेंसिटी बढ़ा भी रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसिडर की जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम है, लेकिन अगर देखा जाए इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट तो वो अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहा है, तो डेंसिटी जो अगर आर्थो मेटा और पैरा की कंपेयर की जाए तो दोनों आर्थो और पैरा पे बढ़ा रहा है इन कंपेरिजन टू मेटा। उसके बाद फिर NO2 है, तो ये -R के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, -I के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो डेंसिटी कम कर रहा है रिंग की। इसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये नाइट्रोजन अपने -I इफेक्ट से कम कर रहा है और रिंग का हिस्सा है, और N+ आ गया तो बहुत कम कर दिया। अब देखिए कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जो बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉनिकली रिच हैं। एक तो हो गया बेंजीन से कम इलेक्ट्रॉनिकली रिच 10 वाला, एक हो गया आपका ये 9 वाला यानी 9th वाला, ठीक। एक बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन है भैया, पिरिडीन वाला, और एक 12th नंबर वाला, ये भी बेंजीन से कम इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। इसका मतलब ये और भी ज्यादा पुअर रेट शो करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के इन कंपैरिजन टू बेंजीन। और बढ़ाएंगे कौन, चौथे वाले का रेट बढ़ रहा है, पांचवें वाले का रेट बढ़ रहा है, छठवां, सातवां, आठवां, पहला, दूसरा, ये तो सुपर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इन सबका रेट बढ़ रहा है। तो मैंने आपको ये सीक्वेंस लिखाया कि आपको किस ऑर्डर में चलना है। तो यही था कि नाइट्रोजन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का हिस्सा है और नाइट्रोजन का लोन पेयर इसकी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो आपको यही सीक्वेंस में लेके चलना है। तो अगर मुझसे आप कोई पूछे कि क्या रेट होगा इसका एक सिंपल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, सबसे ज्यादा किसका होगा, पहले का, फिर किसका होगा, दूसरे का, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फिर सबसे ज्यादा रेट पहले का होगा, फिर दूसरे का, फिर किसका आ जाएगा भैया, फिर आ जाएगा भैया आपका O- का, सॉरी N- का, इसका पांचवें का, फिर आ जाएगा आपका चौथे का O- का, फिर आ जाएगा सातवें का, फिर आ जाएगा छठवें का, फिर आ जाएगा ये आठवें का, ठीक। उसके बाद आप अगर कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा आपका 9वें का, फिर उसके बाद ये NO2 वाला भी उतना डेफिशिएंट नहीं जितना पेरिडीन वाला है, या 12th नंबर वाला। 12th वाला तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है, उसमें नाइट्रोजन के प्लस आ गया है, तो ये 12 नंबर वाला और 11 नंबर वाले का रेट बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो आपको कभी भी किसी तरीके से
अगर कहीं पर एरोमेटिक रिंग दिखे तो सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करिए कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस फॉर्म में है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में है कि सिंपल बेंजीनोइड एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में है। फिर अगर हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में है तो किस तरीके से है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग की तरह है कि 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग की तरह है, और उसके बाद अगर बेंजीनोइड एरोमेटिक रिंग की तरह है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट कैसा है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और अगर डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात किया जाए तो इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इसके आर्थो और पैरा पर बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और साथ साथ एक्टिवेटिंग भी है। अब अगर मैं बात करूं इन कंपेयर टू एमी, तो एमी और ओ माइनस को कंपेयर किया जाए तो एमी क्या है, प्लस एच से या प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग की, तो इसका मतलब ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग है, लेकिन है अपना इफेक्ट आर्थो और पैरा पर ही बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा आपका, ये भी आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और अगर मैं बात करूं NO2 और X की, तो X माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है जबकि NO2 माइनस आर से विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये हाईली डीएक्टिवेटिंग है, ये वाला 10 नंबर वाला, और 9 वाला जो है वो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है। तो बहुत सारे टर्म बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, मॉडरेट एक्टिवेटिंग। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कौन है भैया, जो प्लस आर वाले हैं। मॉडरेट एक्टिवेटिंग कौन है, जो प्लस एच या प्लस आई वाले हैं। और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन है, जो माइनस आर वाले हैं। और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग के अलावा मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग कौन है, जो माइनस आई वाले हैं। और सुपर इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग 5 मेंबर्ड वाले। और सुपर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कौन है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हेटेरो एटम। तो यानी इस ऑर्डर में आपको चलना है, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ये मैंने आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझा दिया, इतना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नहीं समझाया होगा स्केलेटन में, यहाँ पर तो सीधा सीधा लेके चल रहा है। अब मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू कंपेयर कराता हूँ, जो पेजेस हमने भी आपको अभी कवर करवाए वो किस तरह से यहाँ पर आपको लेके चलना है। ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा हूं। सबसे पहले मैंने लिया बेंजीन, इस पे ब्रोमीन लगाया और FeBr3 लिया। फिर मैंने लिया फिनॉल। अभी मैंने आपको समझाया था भी, जस्ट एग्जांपल भी आपने देखा ही था। एक और ले लीजिए, ब्रोमीन, ठीक। सुनिए मेरी बात, अब अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करें तो सीधे सीधे सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, पायरोन का, उसके बाद NME2 वाले का, फिर किसका होगा, फिनॉल का, और सबसे कम बेंजीन का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबकी जो है वो अलग अलग है, और सब जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब में सेम है। अब ध्यान से देखिए, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, इसलिए उसको एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए FeBr3 की जरूरत पड़ रही थी, ब्रोमीन के साथ लुईस एसिड की जरूरत पड़ रही थी। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो तो दो तरीके से आप वहां पर इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, तो हीट करके, दूसरा अगर आप चाहें तो वहां पे लुईस एसिड लेकर के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके भी आप करा सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिनॉल में आपने देखा था कि ब्रोमीन वाटर इथेनॉल लिया था तो उसके 246 पर ब्रोमीन लग रहा था, और आपने ये भी देखा कि जब ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया और 1 इक्विवेलेंट ब्रोमीन ले लिया और -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर कर दिया, तो आपने देखा था कि वहां पे खाली पैरा ब्रोमो फिनॉल भी बन रहा था, आपने देखा इसको। NME2 के साथ देखिए क्या है, NME2 के साथ भी वही चीज होगा, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, डाइमिथाइल एनिलीन बनेगा। लेकिन यहां पर आप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए तो बहुत ज्यादा है OH के कंपैरिजन में, तो यहां पर अगर ब्रोमीन के साथ कम इक्विवेलेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और टेम्परेचर कम कर दे, तब भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते ब्रोमिनेशन को, उसके 2, 4 और 6 सब पे ब्रोमीन लगेगा। अब सोचिए इसकी बात पायरोल की अगर बात करूं मैं, तो ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है कि ब्रोमीन के साथ इसकी हर पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, जहां जहां H है यहाँ पे H है, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ पर H है, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ पे H है, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ पे H है, यहाँ भी ब्रोमीन।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग है तो वहाँ पर आपको वैसी स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो उसके साथ कंट्रोल कैसे किया जाए रिएक्शन को, ताकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना जाने पाए और रिएक्शन में एक्सप्लोजन ना हो। तो एक चीज़ को थोड़ा देखिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी कमी थी, तो आप ये थोड़ा सा कंपेरेटिव मैनर में भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये भी समझना होगा कि जो आप एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो किस तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और उसका कंपैरिजन हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग के साथ किस तरह से होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दिया। जो पेजेस अभी हमने क्लेडन में देखे उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो फिनॉल था उसके साथ सिर्फ बेंजीन का कंपैरिजन दिखाया गया था, मैंने यहाँ पर ओवरऑल उसको कंपेयर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो कंपैरिजन दिखा रहा है इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पहले मैं बता देता हूँ, समझ में आ जाओगे मेरी बात आपको जो मैंने समझाया आपको। बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, आपको बस इस वीडियो में खो जाना है। अगर आप खो गए ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। एक एक लाइन, एक एक बातें, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं अपने 557 नंबर पेज पे थे। बिल्कुल हम इसी पेज पे थे और हमने ये कंट्रोल तो करके देख लिया था। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अगर कोई भी आपसे पूछे ना बेटा, आपसे कोई भी पूछे कि सर यहाँ पर क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप उसको बोलिए कि यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टोटली डिपेंड करेगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है कि नहीं है। और एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वो स्पीसीज जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसपे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिसपे वैकेंट ऑर्बिटल हो, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो रहा हो, वही हमको लेना है। हमको कोई भी मान लीजिए जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, वो ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा देखिए ध्यान से इस बात का। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे OH पे, और ध्यान से देखें तो NaOH क्या कर रहा है, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिच बना रहा है। तो अगर कोई आपसे कहे, पूछे कि यहाँ पर NaOH क्या काम कर रहा है इसके साथ, तो NaOH बेस की तरह काम कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन दे रहा है और ये O- कर दे रहा है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दे रहा है। मेरी बात सुनिएगा बेटा, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई ना बेटा, तो सामने जो आपने स्पीसीज ली उस पर डिपेंड करता है कि ये क्या देगा। आपने जो स्पीसीज ली है वो लिया है अल्फा क्लोरोएसिटेट, और अल्फा क्लोरोएसिटेट में इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो बहुत कम है क्योंकि O- हाईली डिलोकलाइज हो रहा है कार्बोनाइल कार्बन के साथ। लेकिन अगर इस कार्बन और Cl को देखा जाए ना, तो इस कार्बन और Cl के बीच में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल का कैरेक्टर है, सिग्मा स्टार लूमो है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी है Cl की इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, और Cl बढ़िया लीविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की तो कमी है लेकिन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट नहीं है कि ये कार्बोकैटायन बना ले और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सके। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो अटैक होगा वो O- से इस पे होगा और मैकेनिज्म होगी SN2। मैं अगर थोड़ा सा और जूम कर दूं इसको, तो इसकी मैकेनिज्म होगी SN2 होगी इसकी मैकेनिज्म। यहाँ पर आप इस O- को अंदर लाके इस आर्थो पे या पैरा पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी यहाँ पर SN2 होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे पहले यहाँ इसका अटैक हो रहा है, इसका कोई कारण पूछे आपसे क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण है, यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं प्रेजेंट है, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और साथ साथ एक बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पर अटैक इस O- पे होगा। अटैक हो गया, ये बन गया, यहाँ पर O- था तो लास्ट में एक आयनिक स्पीसीज बन रही है। तो देखिए लास्ट में क्या कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं H+ के साथ और आपको फिनॉक्सी एसिटिक एसिड मिल रहा है जो इसका प्रोडक्ट है। इससे मिलता जुलता मैं और भी सवाल आपको करवाऊंगा, अभी पहले मैं क्लेडन की इस बात को फोकस करता हूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। 557 नंबर पेज हमारा कवर हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद क्लोरीन लगाया हुआ इसके ऊपर, देखिए क्लोरीन लगाया हुआ इसके ऊपर। क्लोरीन के लगाने से क्या होगा भाई, क्लोरीन जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, और आप ध्यान से देखिए
तो ये एक प्लस आर ग्रुप है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा पा रहा है जितना OH बढ़ाता था, क्योंकि इसके साथ एक ग्रुप भी लगा हुआ है इधर की तरफ विड्रॉइंग करने वाला ग्रुप। तो आप गौर करें बेटा, तो चूंकि ये बड़े साइज का ग्रुप है और जैसा फिनॉल करता था, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके पैरा पर देखिए Cl लगा दे रहा है और फिर इसके आर्थो पे Cl लगा दे रहा है। दोनों आर्थो पे नहीं लग रहा है। आपसे कोई पूछे कि दोनों आर्थों पे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका कारण एक बल्क स्टेरिक बल्क वाला ग्रुप है, बड़े साइज का ग्रुप है। तो अगर आप क्लोरीन को लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो आर्थो पे लगा सकता है, लेकिन केवल एक आर्थो पे, क्योंकि बड़े साइज का सब्स्टिट्यूएंट है और एक पैरा पे। तो आपको ये 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड मिल रहा है, जिसके पहले आपने देखा। तो इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि क्लोरीन आसानी से क्लोरीन प्लस दे सकता है, क्योंकि Cl बॉन्ड को आसानी से पोलराइज करके तोड़ा जा सकता है। लेकिन वहां पे कार्बन Cl बॉन्ड था, उसको तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए वो सिंपल इलेक्ट्रोफाइल था, तो वो दे रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN2। तो इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करें अगर, तो ये बहुत क्लियर बात है और बहुत फैक्चुअल बात है कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल या जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो प्रेजेंट होगा, तभी आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा मिलेगा, और नहीं तो रेट कम हो जाएगा या रेट कुछ और ही प्रोडक्ट की तरफ उसका डायरेक्शन मोड़ देगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। इससे मिलते जुलते सवाल भी करवाऊंगा मैं आपको। अब आते हैं हम एक बड़ी फेमस रिएक्शन पे, जिसका नाम है कोल्बे-सिविट रिएक्शन। कोल्बे-सिविट रिएक्शन पे आते हैं। कोल्बे-सिविट रिएक्शन हमारा पेज वही चल रहा है अभी, बिल्कुल यही पेज चल रहा है हमारा अभी, यही सही पेज चल रहा है हमारा। जूम आउट कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा सा फोकस कर सकें। ओके, कोल्बे-सिविट रिएक्शन क्या है? कोल्बे-सिविट रिएक्शन बड़ा आसान है। अगर किसी फिनॉल को आप कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो उससे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसा रायमंड-टीमान रिएक्शन में भी होता है। अगर आप CCl4 ले लेते हो तो उसको आप बोलते हैं कोल्बे-सिविट रिएक्शन। बहुत आसान है, देखिए फिनॉल है, NaOH ले लिया है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का को माइनस करा सकते थे। थोड़ा सुनिए ध्यान से, बड़ा जबरदस्त बात है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूं मैं, C+H। अब कोई भी आपसे पूछे कि O- का अटैक कार्बन डाइऑक्साइड पे क्यों नहीं हुआ, आप अटैक दूसरे वाले में तो कार्बन पे करा रहे थे और Cl निकाल रहे थे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक O- का क्यों नहीं हुआ? सुनिए इसका कारण, सुनिए इसका कारण ये है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, और एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो रहा है क्योंकि दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और अपना दोनों -I इफेक्ट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है और ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा तो आप इसको बेंजीन रिंग पे जोड़ के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो यही कारण है कि जब आप इसको O- के साथ ले रहे हैं तो फिर इसके आर्थो पे जाके ये जुड़ रहा है, फिर इसका आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो ये OH हो जा रहा है। देखिए पहले क्या होगा, ये वापस आएगा, मैकेनिज्म देखिए ध्यान से, ये पहले इधर आएगा, CO2 जुड़ेगा, फिर H+ निकल जाएगा, H+ निकलेगा तो ये OH हो जाएगा, और ये OH एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा इसके साथ, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए उसके बाद लास्ट में आप न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे तो आपका ये सैलिसिलिक एसिड बना लेगा। और ध्यान से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके आगे क्या हो रहा है और ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपको मेरी बात समझ आ गई यहाँ पे क्या कारण है इसका, O- पे क्यों नहीं अटैक हो रहा है इसका, क्योंकि O- अटैक कर सकता है अगर सिंपल इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। इसे कुछ मैं एग्जाम्पल भी आपको करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको और क्लियर होगा। एक थोड़ा यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, यहां पर देखिए क्या है, देखिए लास्ट में यहां पे Ac2O डाला है। अब आप ध्यान से देखें तो COOH है, इस OH के लोन पेयर और इस OH के लोन पेयर को अगर मैं कंपेयर करूं और देखो यहां पर मैंने क्या लिया है, एस्टिक एनहाइड्राइड। देखिए ध्यान से फिर वही बात, एस्टिक एनहाइड्राइड एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सिंपल इलेक्ट्रोफाइल। अब आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक OH का ये वाला लोन पेयर है और एक OH का ये वाला लोन पेयर है। जो OH का लोन पेयर कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में है वो
ज़्यादा डीलोकलाइज होने की वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, जबकि इस OH के लोन पेयर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये सिंपल बेंजीन के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OH का लोन पेयर कम डीलोकलाइज है या जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है वो Ac2O पे अटैक करेगा। देखिए किस तरह से अटैक करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा। देखिए ये यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, वापस लाएगा और इसका लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हो गया आपका एस्प्रिन का फॉर्मेशन। ये एक ड्रग है, बड़ा फेमस रिएक्शन है, BSc वाले बच्चों के लिए बहुत पूछा जाता है, वैसे बड़ा कॉमन भी है, बड़ा आसान भी, लोग जानते भी है, लेकिन मैंने आपको टिप बाय टिप क्लियर कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल करवाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ नाइट्रोजन शुरू हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और ज़्यादा देखिए इसको एक्टिवेट करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर ही कर देता हूँ, फिर आऊँगा आगे। समझ में आ गया होगा? बिठा देता हूँ। देखिए अब नाइट्रोजन पे आते हैं, लिखा हुआ है, देखिए क्या लाइन लिखा हुआ है, समझ में आ गई होगी मेरी बात, या OH की बात थी रिएक्शन में। अब आते हैं हम, नाइट्रोजन लोन पेयर एक्टिवेट्स इवन मोर स्ट्रांगली। इसका कारण देखिए बिल्कुल मैंने समझा दिया आपको कि नाइट्रोजन अगर लोगे तो लोन पेयर उसका और ज्यादा इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, और ज्यादा क्यों इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, इसका कारण आपको पता है क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और इसको समझिए थोड़ा सा, बहुत आसान है, बहुत क्लियर है, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ब्रोमीन एसिटिक एसिड लिया, देखिए जूम कर देता हूँ थोड़ा इसको ताकि बढ़िया से बच्चे रिएक्शन देख सकें। जो भी हमारे दर्शक हैं आगे से, जो हमारी वीडियो का एंजॉय कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उनको बढ़िया से दिखे। देखिए नाइट्रोजन की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी वजह से हर पोजीशन पे ब्रोमीन लग रहा है। मैकेनिज्म बहुत आसान है, देखिए इसके साथ ब्रोमीन पहले जुड़ रहा है और फिर H+ निकल के ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। रिएक्शन विद ब्रोमीन इज वेरी रिगोरस, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, उसकी वजह से इसका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी तो जूम आउट कर देते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस यही से बात है कि अगर फिनॉल से कंपेयर किया जाए तो इसका और ज़्यादा रेट होगा, वो मैंने आपको समझाई दिया पीछे। ठीक है, डेल्टा वैल्यू कंपेयर किया हुआ इसकी, अगर आप ध्यान से देखें तो जो आर्थो पोजीशंस हैं, आर्थो पोजीशन जैसे इनकी दोनों आर्थो पैरा पोजीशन को देखिए, इनकी आर्थो पैरा पोजीशन को देखिए और बेंजीन से कंपेयर कीजिए, तो जो इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन है, अगर आप NMR के थ्रू देखिए तो इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन की शील्डिंग वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का प्रेफरेंस बढ़ेगा। ये थोड़ा सा प्रोटॉन NMR का रोल है इसको इन्फ्लुएंस करने में, समझाने में। अब थोड़ा देखिए, अभी देखिए ध्यान से थोड़ा इसका रेट देखिए, जब बेंजीन लिया हुआ है तो रेट देखिए 1, लेकिन जब इस पे OAV लगा दिया है प्लस R ग्रुप तो देखिए रेट 10⁹ टाइम्स बढ़ गया है। और जब एनिलीन ले लिया तो उसका देखिए रेट 10⁻14 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से रेट पर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है कि 10⁹ 10⁻14 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जा रहा है। और अगर रेट इतना इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आपको रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इक्विवेलेंस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सकें। क्योंकि बहुत बढ़िया कंपैरिजन है ये, अगर आप थोड़ा इसको जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये आपको पता भी होना चाहिए। देखिए ध्यान से, हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो रिएक्शन को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप रिएक्शन को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने जैसे ब्रोमीन में कार्बन डाइसल्फाइड लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखा तो देखिए खाली पैरा बना। लेकिन देखिए एनिलीन जो है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है कि उस पर आप ब्रोमीन अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे लें तब भी रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। तो यहाँ पर देखिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ही बन रहा है। तो मेकिंग एमीन्स लेस रिएक्टिव, मतलब एमीन्स को कैसे लेस रिएक्टिव बनाया सके, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हमने यहाँ तक आपको समझा दिया। हमारा पेज आई थिंक कौन सा पेज कवर हो गया भाई, पेज हमारा कवर हो गया 559। और अब इसको कैसे हम कम इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनाए एमीन्स को, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले आपको थोड़ा सा पीछे जो पेजेस बताया उसे मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अब अपने क्लेडन में हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर से और इसी पेज से, और हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से
जैसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब हमारा जो पॉइंट होगा, इसके आगे का पॉइंट होगा, उसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि उसको क्या उसका मतलब है। लेकिन अभी मैं इससे मिलता जुलता आपको कुछ बता देता हूँ। अगर सवाल है, देखिए इसको ऑफ कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल कुछ बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने के बाद उससे मिलता जुलता भी हम कुछ करेंगे। सवाल देखिए, NaOH देखिए, एक सवाल आपके लिए छोटा सा अच्छा सवाल। इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि पहले आपको देखना है कि रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा। तो पहले बार रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा, पहले इसका प्रोटॉन निकलेगा NaOH के साथ, इसे बेस रिएक्शन होगा, O- कर दीजिए इसका। फिर आप इस पर अटैक कराइए। देखिए दो लीविंग ग्रुप है, एक आई वाला और दोनों ही आई हैं, एक पे सेकेंडरी एक पे प्राइमरी, तो जाहिर सी बात है रेट प्राइमरी पे ज़्यादा होगा SN2 का, तब इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपल इलेक्ट्रोफिल इस्तेमाल किया है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद आपने AlCl3 लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, AlCl3 के साथ ये आई हटाइए, मेक अ कार्बोकेटाइन एंड देन गिव द आर्थो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कितना मेंबर रिंग मिलेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। और आपका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका इस बेंजीन के साथ एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन जाएगी इस तरीके से। और इस पे अगर मैं थोड़ा सा कमाल कर दूं और रिएजेंट का, तो मैं इस पे जो होता है वो अप्लाई कर देता हूँ, कोई ऐसा रिएजेंट जो इसका हाइड्रोजन हटाकर इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ, DDQ लगा देता हूँ, सेलेनियम के साथ हीट कर देता हूँ, कॉपर के साथ हीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जनरेट हो जाएगी। तो वो सब कंबाइंड सवालों की बाद में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले SN2 हो रहा है, फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जब हमको I के साथ कार्बोकेटाइन जनरेट कर दिया हमने, तब यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनिशिएट हो रहा है। ठीक, चलिए अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो बल्कि ग्रुप है, लेकिन यहाँ पैरा पे क्यों नहीं आ रहा बेटा। रिंग आप आर्थो पे ही बना सकते हैं, पैरा पे नहीं बना सकते। जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लाइजेशन है वो आप आर्थो पे ही करा सकते हैं, पैरा पे नहीं करा सकते। आप सुनिए मेरी बात, आपको आज के इस लेक्चर में मैंने एक ही सवाल भी बताना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, या अपने नेक्स्ट जो डे आएगा उसमें क्या कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें क्या करूंगा। मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। इससे मिलते जुलते भी कुछ सवाल भी आपको और कराऊंगा। हमारा टारगेट वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी क्लास ये कंटिन्यू चल रही है और ये जो टॉपिक्स के वीडियोस के सीक्वेंस हैं बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक पढ़ने हैं, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, सुनिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम अगले क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा, इसमें मैं कंपेयर करूंगा SN2 को या सिंपल SN को किससे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको बताऊंगा, चुन चुन के लिए आया है मैंने सवाल, उनको बताऊंगा। और हमारा आगे से इसके बाद जो टॉपिक चालू होगा कि हम किस तरीके से हाउ टू कंट्रोल, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना, हाउ टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी। ये केवल एनिलीन की बात नहीं होगी बेटा, हाउ टू कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉनिकली रिच एरोमेटिक रिंग। अगर किसी हाईली
इलेक्ट्रॉनिकली रिच एरोमेटिक रिंग पर आपको केवल एनिलीन की बात नहीं है, कोई अगर हाईली इलेक्ट्रॉनिकली रिच एरोमेटिक रिंग है उस पर अगर आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल करना है फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे पॉइंट होंगे, ये वाला पॉइंट होगा हमारा कि SN2 को और SN को कंपेयर करेंगे यार इसी के साथ, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये हमारा पॉइंट इस चैप्टर के हिसाब से कि मेकिंग एमीन्स लेस रिएक्टिव, हमारा पेज कौन सा होगा बेटा, हमारा पेज होगा 559 पेज पे हैं अभी, लेकिन उसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करूंगा, मतलब मैं केवल एनिलीन की रिएक्टिविटी कैसे कम की जाए नहीं बताऊंगा आपको, किसी भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग की अगर आपको रिएक्टिविटी कंट्रोल करनी है और आपको उसमें कंट्रोल्ड मैनर में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो क्या किया जाए। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं, हमारा ये आज तीसरा लेक्चर था। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमारा बिल्कुल सीक्वेंशियल लेक्चर होगा और आपको सीक्वेंशियल ही पढ़ना है। जो भी बच्चे नए हैं और इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आपको कंटेंट यूट्यूब पे मिलता है फ्री, अभी तो मैं आपको फ्री ही दूंगा इसको, जाहिर सी बात है कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितने भी लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पर दूँ वो कम से कम 2 चैप्टर तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहाँ पर फ्री में, आपको यहाँ पर जितने बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले हमारे बारे में, इसलिए मैं वहाँ पे आपको ऐड करूँगा। लेकिन उसके बाद जो क्लेडन का सलूशन बनेगा, एक कैरोथर का भी आपको 1 से 2 चैप्टर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बना करके आपको पता चलेगी किस तरीके से सर आपको बताएंगे, किस तरीके से आपको पता चलेगा। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो फॉलो करना है वो सीक्वेंशियल ही करना है, मतलब पहले 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए और सिंसियर वे में आप इसको लेके चलिए। और उसके बाद जो जितने सारे लेक्चर्स होंगे वो तो फिर हमारे द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप जो हमारा है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, TCP के नाम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक। और साथ साथ हमारा जो पूरा कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कोर्स रन कर रहे हैं, जब तक आप उसको इसके साथ मिलाएंगे नहीं, खूबसूरती तो नहीं पड़ेगी। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से नॉलेज रखते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम चीज़ों को सीखें, जानें, तो मेरी बस उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप जानते हैं तो और बढ़िया सीखिए, लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले उसके बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उसको आप और खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप उसको सिस्टमेटिक पढ़ें और सब कुछ समझ के पढ़ें, रटे ना उसमें कुछ भी, ठीक। क्योंकि देखिएगा आपको मैं इतना ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा कि आर्थो, मेटा और पैरा की सेलेक्टिविटी कैसे डिसाइड की जाती है। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, लोग जानते हैं, रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बढ़िया उसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में मैं आपको ये बोल देता हूँ कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। देखिए खाली वीडियो को देख लेना और छोड़ देना वो आप दूसरे यूट्यूब चैनल में करिए बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं पूरा का पूरा आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको इसको सीक्वेंशियल मैनर में सिंसियर तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए इसके बारे में। ये क्लेडन और कैरोथर का वीडियो सोल्यूशन आ रहा है, पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन बड़ा सिस्टमेटिक में लेके आऊँगा आपके लिए, पूरी बुक को वीडियो के फॉर्म में उतार दूंगा। बुक तो आपको देखनी ही नहीं की और वीडियो देख लीजिए, बुक आपको आ गई। और अगर आपको बुक आ गई तो समझ लीजिए आपका एग्जाम निकल गया, चाहे BSc हो, चाहे MSc हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर? होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको बढ़िया समझ में आया होगा। होप यू एंजॉयड द वीडियो, होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन समथिंग डिफरेंट मैनर। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए इसके बारे में, क्योंकि जितना लोग जानेंगे उतना ऑर्गेनिक स्प्रेड होगी, जितना स्प्रेड होगी उतना मेरा ये काम जो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।